अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हम इससे पहले कि न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम तो शुरू वहीं से करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है हमारे लोगों को अपने ही एरिया में क्या चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है, उसमें होता है। तो जी बिल्कुल कल तो हमने आपको बताया था ही कि जी जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान एक आई हैं अंजू, उनकी स्टोरी भी बताई थी और पाकिस्तान से सीमा जो चली गई हैं, उनकी कहानी भी आप सब जानते ही हैं। काफ़ी टाइम से इसी के ऊपर बात हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि अंजू जो है वो 2 बच्चे छोड़ के वहाँ से यहाँ आ गई हैं और साथ ही साथ जो सीमा है वो भी 4 बच्चे लेकर जो है वो इंडिया चली गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहरहाल इंडिया को ज़िम्मेदारी ज़्यादा सँभालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बच्चे उनके भी सँभालने और 4 बच्चे जो यहाँ से गए वो भी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान जो है वो फिर भी फ़ायदे में है। लेकिन ख़ैर हम आपको बता ये रहे थे कि पता नहीं आजकल चल क्या रहा है कि कभी किसी कंट्री से और कभी किसी कंट्री से लड़कियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ रवाना होती चली जा रही हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि इंडिया से अंजू आई। अब जी चाइना से भी एक साहिबा आई हैं और उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनको भी पाकिस्तान के किसी लड़के के साथ उनकी दोस्ती थी और वो उससे मिलने के लिए और उससे शादी करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। खैर चाइना तो अभी तक हम ही चाइना पे सुना था कि लड़कियां वड़कियां भेज रहे थे, लेकिन चले हो सकता है अब चाइना से भी 2-4 लड़कियां इधर आ रही हैं। लेकिन खैर वो शादी के लिए आ रही हैं, हमारे यहाँ से जो भेजी जा रही थी आप सब जानते ही हैं, उसका कुछ और ही स्टोरी थी। बहरहाल चाइना से भी जी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा इटली से भी एक जो एक लड़की जो थी वो पाकिस्तान आई है शादी के लिए कहा जा रहा है। साथ साथ मराकश से भी ताल्लुक रखने वाली एक पाकिस्तानी से मिलने के लिए जो है वो चकवाल पहुंच गई हैं। जी हाँ, चकवाल हमारा एक इलाका है पंजाब का और चकवाल के किसी लड़के से इनकी दोस्ती हो गई थी, ये जो मराकश से आई हैं और अब इनका भी यही इरादा है कि जी ये यहाँ पे शादियां कर लेंगे। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, हमारे लोग ये कर क्या रहे हैं? या तो ये इस तरह का कोई चक्कर इंडिया को छोड़ के, ऑफ कोर्स बाकी सारी दुनिया में जो लड़कियां बुलाई जा रही हैं, बाकी सारी दुनिया से जो लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं शादियां करने के लिए, कोई पबजी खेल रहा है तो कोई पता नहीं किसी और गेम का हिस्सा है। मुझे तो इन सारे गेम्स का कोई खास अता पता नहीं है। सोशल मीडिया पे ये मुलाकातें हो रही हैं और उसके बाद वहाँ से किसी भी कंट्री से जो है, जैसे मैंने आपको बताया मराकश हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इसके साथ-साथ इटली और कई यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ लड़कियाँ शादी करने के लिए पाकिस्तान आ रही हैं। ये हमारे लड़के अचानक से इतने हैंडसम हो गए हैं या दिमाग से स्मार्ट हो गए हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये सारे तमाशे किए जा रहे हों वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनको वीज़ा प्रॉब्लम रहती है कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहें तो अक्सर वीज़ा जो है वो नहीं मिलता। और ख़ैर विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा की एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो वीज़ाज़ होते हैं ना, जो ऐसे जाना चाह रहे होते हैं लोग कि जाएँ और फिर वापस ही ना आएँ। समझ रहे हैं ना आप? मतलब गए और उसके बाद वहीं पे इधर-उधर हो गए। तो ये इस किस्म के लोग जो है ना उनको कि जो वहाँ यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं, वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर वहाँ बनाना चाहते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान में तो किसी को कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि वट लगा दी दादाजी। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी किस्म के हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ से लड़कियाँ जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गई हैं और हर कोई यही कहता है कि जी हमें प्यार हो गया था, हम शादी करने आए। तो बिल्कुल जी, जब शादी हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि लड़के को वीज़ा तो मिल ही जाएगा और ये वहाँ पहुँच भी जाएँगे। हमारे लोग ख़ैर ये पहले भी करते रहे हैं, अमेरिका, कनाडा के में रहने वाले हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं पेपर मैरिज। जी हाँ, हम लोग पहले पेपर मैरिज किया करते थे और उसका मतलब यही होता था कि वैसे शादी नहीं हुई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ये बताया जाता था कि जी इन खातून के साथ जो है ना या इन साहब के साथ जो है, ज़्यादातर खातून ही होती थी, क्योंकि मर्द ही जाया करते थे, के साथ शादी हो गई है,
और वो पेपर्स जमा करा दिए जाते थे वहाँ के जो भी ऑफिशियल ऑफिसेज होते थे, जो भी वीजा जो है वो दिया करते हैं या वीजा की परमिट दिया करते हैं, उनके पास वो पेपर जमा करा दिए जाते थे और वीजा मिल जाया करता था। उसके बाद जी हमारे लोगों इतने गए कि यूरोप और अमेरिका कनाडा के लोगों को भी लगने लगा कि यार ये इतनी ज्यादा मतलब मोहब्बत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही पाकिस्तानियों में। तो उन्होंने फिर ये किया कि जी आपको जो है वो 7 साल रहना पड़ेगा, जिसके साथ आप शादी का दावा कर रहे हैं, जिसके साथ आप शादी के पेपर्स जमा करा रहे हैं, आपको उनके साथ 7 साल रहना पड़ेगा। तभी आपको जो है वो वर्क परमिट परमानेंटली मिलेगा, या आपका पासपोर्ट चेंज होगा, या सिटीजनशिप मिलेगी। अच्छा ठीक है, 7 साल भी हमारे बहुत से जो लोग थे उन्होंने 7 साल भी निकाल लिए, और 7 साल गुजारने के बाद डिवोर्स करी और वहां से 9 2 11 हो गए या वैसे ही गायब हो गए। और उसके बाद ये हुआ कि एक बार फिर यूरोप वालों के जो है ना सारे जो है वो दिमाग की घंटियां बज गई, और उन्होंने कहा अब ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस मुद्दत को 7 साल से 14 साल के ऊपर कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि अभी वो 14 ईयर्स ही है या उससे भी आगे बढ़ गया है, या फिर पूरी लाइफ के लिए कर दिया है। लेकिन खैर अब तमाशा ये हुआ है कि एक बार फिर पाकिस्तान के हालात खराब हैं, जो कि हमेशा से थे, खैर अब जरा हम मानने भी लग गए। और अब एक एक करके वहां से यूरोप से और दूसरी कंट्रीज से लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं इस नाम पे कि जी सोशल मीडिया पे बातचीत हुई थी, प्यार हो गया है, शादी करने आए हैं, और शादी हो भी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वही कि लड़के वहां पहुंच जाएंगे उन कंट्रीज में, और उसके बाद उनका वीजा भी लग जाएगा, वर्क परमिट भी मिल जाएगा, पासपोर्ट भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो खानदान होगा उसकी किस्मत भी शायद बेहतर हो जाएगी या बदल जाएगी, ऐसा कुछ है। लेकिन बहरहाल अगर ये धोखे चल रहे हैं और अगर ये इस किस्म की गेम खेली जा रही है, तो मेरा ख्याल है बहुत गलत है। क्योंकि हरगिज इस तरह से लड़कियों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। मगर हमारे लोगों को क्या कहें, हमें तो मामू बनाने की आदत सी है। मगर बहरहाल आप देखते हैं कि आगे ये सब कुछ किस तरीके से चलता है। मगर खैर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक वीडियो, और फिर बात करते हैं। नजर रख बाबा। जी हाँ, ये आपने देखा जी, ये एक मदरसे के मतलब जो डोनेशन होता है वो जी काउंट की जा रही है, और वो निकाली जा रही है थैले में से, और उसके बाद उसको यानी उस बैग में से निकाल के उसको काउंट किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो इधर उधर पैसा मांगता फिरता है, अगर वो उसके बजाय अपने ये मदरसे वालों से ही पैसा थोड़ा बहुत ले लिया करें और मांग लिया करें तो बेहतर होगा। जगह जगह जाकर मांगने से तो ये बेहतर है कि ऐसा किया जाए। साथ साथ हम आपको बताते चले जी, दुबई में एक बार फिर जैसे मैंने आपसे कहा था बैठक चल रही है, शहबाज शरीफ साहब की भी, नवाज शरीफ साहब की भी, जरदारी साहब, और सब मिलके ये सोच रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट किसको लाना है और किस तरीके से लाना है। लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है, और जैसे ही हमें कोई न्यूज आई हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल ये सब लोग सर जोड़ के बैठ गए, और इस बारे में जो है वो मशवरा कर रहे हैं एक दूसरे से कि आखिर किसको लाएं जो आके चला भी जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ कोई आते हैं तो फिर वो जाने का नाम ही नहीं लेते। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अगर वो आ गई, एक बार आ गई तो फिर आ गई। उसके बाद हो सकता है कि वो एक टाइम पे जो उनका निकल जाने का जो टाइम होगा उस पर शायद ना जा सके, या उसको पकड़ के निकालना पड़े। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हम बात करेंगे जी हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब की। उनका कहना है आने वाले इंतखाबात में यानी आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। जी ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। बिल्कुल, और ये लग इसीलिए रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को भी डिस्कालिफिकेशन उनकी भी होने वाली है, और डिस्कालीफाई अगर वो हो गए तो जाहिर है कि उनकी पार्टी जो है वो फिर इतनी एक्टिव नजर नहीं आएगी। लेकिन ये कोई सही बात तो नहीं है ना राना साहब, कि आप जो हैं वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए
पीटीआई को बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लगा रहे हैं। और इससे पहले इमरान खान का भी यही कहना था कि जितनी भी अपोजिशन थी उस वक्त, इमरान खान जब पावर में थे या पावर में आने वाले थे, उनका भी यही कहना था कि जी हम जितने भी अपोजिशन के लोग हैं उन सबको जेलों में डाल देंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। और अब वही कहानी इमरान खान के साथ की जा रही है कि जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इमरान खान को जेल भेज दिया जाए, उसके बाद इलेक्शंस हो, और वो ताकि इनके हक में ही वोट आ सके। लेकिन खैर सर, इतनी घबराहट होनी नहीं चाहिए। वो जो खान साहब कहते थे ना, आपने घबराना नहीं है, लेकिन हमने देखा कि आप भी घबराए और इमरान खान भी घबराए। खैर बहरहाल, हम आज वैसे न्यूज़ तो बहुत सारी है, लेकिन आज हमारा थोड़ा सा मूड कुछ और है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमें बहुत से लोग कह रहे थे कि जी आपका जो है वो मुल्ला इन साइंस बहुत दिनों से नहीं आया, तो हमने सोचा कि आज हम आधे शो में आपको जो है वो न्यूज़ बताएंगे और आधे शो में हम आपको दिखाएंगे मुल्ला इन साइंस। तो बिल्कुल कुछ वीडियोस हमने इधर से जमा किए और हम आपको दिखाते हैं और फिर बात करते हैं कि करके देखिए कि हमारे मुल्ला जो हैं वो साइंस में कितना आगे हैं। समझ में आई। आज तक ये हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जिस जगह तकरीर करेंगे वहां ना रोटी खाएंगे ना पानी पिएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, चल पड़ेंगे। किसी रुपया कोई दे देता तो चुप करके पहले एक दो बारी अख्तियां रहन दियो, फिर जगह दियो सट देता जेब च पा लेंगे। सुभान अल्लाह। वो नोट ਉਹਦੇ सामने कदी गिने भी नहीं भाई कितने हैं तो कितने नहीं, चल पड़ते हैं। वो असं जनाब गड्डी स्टार्ट की, टुर गए, राह पेट्रोल गया, गड्डी डीजल वड्डी। यूसुफ मैंने कहने लगा जनाब डीजल मुक गया, गड्डी रुक गई, तो बुलाओ जिन्होंने बुलाना जी। खुदा की कसम हमारे रंग बदल गया हमारे चेहरे का। मैं कहता तू के मैंने फुदू समझे, ये खलीफा है मेरा यूसुफ शाह, मुंह कलमा पढ़ाकर इसको पूछो। मैं कहता तू कोई ऐसा मैंने फुदू समझे कि तू आधे पे बुला। मैं कहा आटो जा पिछा ले थले, चाबी मैंने फड़ा, जे मदीने से पेट्रोल ना आए तुम्हें कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असों गुजरात के जंगल में गड्डी चलाना शुरू की थी, फैसलाबाद 17 मिल के सामने टुर गए, पेट्रोल पंप दे रुके कोई ना, उत्थे जाके रहे। हमें यूसुफ आ गया जे हुण भी असा आप ना पवावा तो मेरी जिंदगी तक पेट्रोल मुकना कोई नहीं। जी हाँ, ये मौलाना साहब बता रहे थे कि बगैर पेट्रोल के ये कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन बहरहाल इस किस्म के लोग तो हमें मिलते ही रहते हैं, और खास तौर पे मौलाना एक मुल्ला और साइंस का डॉक्टर साहब जो सर्च और रिसर्च में फर्क है, वो उलमा हक और जाकिर नाइक में फर्क है। आपको समझ आई? पढ़े लिखे को भी समझ नहीं आई। अंग्रेजी तुम्हारी है, समझ तुम्हें नहीं आती। नहीं समझे? क्या कहते उलमा हक और जाकिर नाइक में क्या फर्क है? मैंने कहा जो सर्च और रिसर्च में फर्क है वो उलमा हक जाकिर नाइक में फर्क है। डॉक्टर साहब कहते हमें बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा उसको दाद किस बात पे देते हो? तुम्हें सर्च और रिसर्च का फर्क समझ नहीं आ रहा। कहते ये आप जरा समझा दें। मैंने कहा अजीजिया में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जिसे इत्तेहाद स्टेडियम कहते हैं। उसमें फुटबॉल की गेम अरब खेलते हैं, फुटबॉल का खेल खेलते हैं। अब मुझे बताओ, जब रात को ग्राउंड में दो टीमें खेलने के लिए उतरती हैं तो रात को बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं। ये लाइटें क्यों होती हैं? ताकि रात को दिन के मंजर में बदल दें। उस लाइट को क्या कहते हैं? बोलिए ना, क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? बात समझो। उस लाइट का नाम क्या है? सर्च लाइट। अब एक खिलाड़ी आ रहा था गेंद लेके, वो जब बिल्कुल करीब पहुंचा है और गोल करने लगा था, ऊपर एक बच्चा है, उसने लाइट को ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया। इसे क्या कहते हैं? बोलिए ना, रिसर्च। इसे क्या कहते हैं? तो जब जल रही थी तो सर्च लाइट थी, जब ऑफ करके ऑन की तो क्या बना? बोलिए ना। तो रिसर्च जब वो बच्चा लाइट को करेगा तो तुम उस बच्चे पर खुश होगे ना, पुत्र शाबाश तो बड़ा कम गीता है, कहोगे कहते यार किस बेवकूफ ने ये लाइट ऑन ऑफ की है, किस बेवकूफ ने काम किया है। मालूम हुआ कि जब खेल जारी हो सर्च लाइट को रिसर्च करें तो खेल खराब होता है। तो जिस मसले पे 1400 साल के फुकहा ने सर्च फरमा दी हो उस पे रिसर्च करें। जी, तो ये सर्च और रिसर्च बता रहे थे कि असल में क्या होती है। लेकिन खैर हमारे मौलाना जो हैं वो जी बहुत ही काबिल हैं, और यही वजह है कि इनकी अजीब अजीब किस्म की वीडियोस जो हैं वो आती ही रहती हैं। बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे।
माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था कि आप अपने मेंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। कैसा लगा? जी, तो ये थे एक और मौलाना साहब जो बता रहे थे कि जी बगैर माइक और बगैर किसी जिसे कहना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के भाषण दे रहे हैं, और वो भाषण वहां तक पहुंच रहे हैं कि मतलब हैरत हो गई किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन खैर, ऐसे मौलानाओं की कमी नहीं है, और हम आपको ऐसे मौलाना जो हैं वो दिखाते रहेंगे, उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। लेकिन साथ साथ हम आपको न्यूज भी देते जाएं। तो जी हम आपको ये बता दें कि पीटीआई के मेंबर जो हैं उनका कहना ये है, यानी अली मोहम्मद खान का कहना है पीटीआई और इदारों में फासले खत्म करने के लिए काम करेंगे। जी हाँ, अली मोहम्मद खान काफी टाइम से जेल में थे और इनको बंद किया गया था, और अब एक दिन पहले ही ये रिहा किए गए हैं, और इनका कहना ये है कि वो इदारों में यानी कि फौज एजेंसीज में और पीटीआई में जो फासला हो गया है उसको कम करेंगे। और देखते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। वैसे पीटीआई के बाकी लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो एक अपनी रेपुटेशन रखते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है, और हो सकता है कि वो कोई खान साहब की बात करा दें हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ, हो सकता है ना। लेकिन हम आपको खैर अगली न्यूज की तरफ लेके चलते हैं, और बात हम करेंगे जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी वो गवादर गए थे। जी यहाँ घूमने के लिए नहीं गए थे, सी पैक जहां पर बन रहा है या सी पैक पे जहां प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर गए थे। और वहां जाकर जी पता ये लगा कि कई लोग वहां के जो लोकल्स हैं, खासतौर पे सी पैक के और गवादर के लोकल्स, वो काफी जी नाराज हैं गवर्नमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन लोगों के साथ जो गवादर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं। उनका कहना है कि जी गवादर प्रोजेक्ट से हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, यानी जो लोकल्स हैं उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा गवादर से। अभी तक वो कहते हैं कि जी 5 साल में 1 लाख टन सामान जो है वो ही मतलब कहना चाहिए कि पहुंचा है या आया है गवादर के जरिए। अदरवाइज गवादर पोर्ट पे कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये बात भी लोकल्स ने कही कि गवादर पोर्ट से या सी पैक से उनको कोई फायदा नहीं है, और इस बात को जी पहुंचाया पब्लिक तक खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के लिए एक ताली तो बनती है कि वाह 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 सर, कि आपने सच बोला। और वैसे उनमें थोड़ा सा ये है कि वो बेचारे कभी कभी सच बोल जाते हैं, तो उन्होंने ये बताया। लेकिन आखिर गवादर से या सी पैक से फायदा किसको हो रहा है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी रो रहा है। चाइना जिसने सी पैक पे इन्वेस्टमेंट की है, जिसने सी पैक पे बहुत पैसा लगाया है, वो भी रो रो के कह रहा है कि जी मेरा तो सारा पैसा डूब गया सी। तो वो भी ये कह रहे हैं, तो साथ साथ जो गवादर के लोग हैं वो भी कह रहे हैं जी हमारा क्या फायदा, हमें तो मिला ही कुछ नहीं है। तो अब आखिर फायदा पहुंचा किसको? हाँ, यकीनन भाई लोग को पहुंचा होगा, आसिम सलीम बाजवा जैसे लोग, जो कि आप जानते ही हैं वो कि कितना जो है फ्रेंचाइज पिज्जा की बना के 9-11 हो गए। वही जिनको क्लीन चिट दी थी इमरान खान ने। जी हाँ, इमरान खान के टाइम में ही आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट दी गई थी, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि गवादर के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो इनका कहना यही है कि जी गवादर के बारे में यही बात की जा रही है कि गवादर से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा और कोई फायदा पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मगर बहरहाल लोग क्या कर सकते हैं, आम पब्लिक तो कुछ नहीं कर सकती। ये सारा काम तो गवर्नमेंट का है कि वो किस बात के लिए क्या कहती है और किस तरीके से हैंडल करती है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट किसी मूड में दिखाई नहीं दे रही, और सी पैक को यही कहा जा रहा है कि इसके जरिए पाकिस्तान की किस्मत बदल दी जाएगी। अब पता नहीं क्या बदलेंगे, लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल कह यही रहे। अब कह दिया तो कह दिया उन्होंने, हम क्या कर सकते हैं भाई सारी बात में। आप लोग भी बस सुन के, इस कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया करें। इस किस्म की बातें ना ज्यादा सोचा ना करें ऐसी बातों के ऊपर। लेकिन खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। एफबीआर के पहले चेयरमैन जो रह चुके हैं शब्बर जैदी साहब। जी हाँ, मैंने भी एक बार उनका इंटरव्यू किया था शब्बर जैदी साहब का। मैं गई थी उनके ऑफिस में जब वो एफबीआर के चेयरमैन थे,
और मैं एक टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी और वहाँ पे मैंने जो है वो शब्बर जैदी साहब का उनके ऑफिस में इंटरव्यू लिया था। रमजान चल रहा था, वैसे शब्बर जैदी साहब का रोजा कोई नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे जल्दी कर लीजिए इंटरव्यू, क्योंकि रोजा है ना, अफ्तारी का टाइम हो रहा था। मैंने कह दिया सर आपका तो रोजा भी नहीं है, फिर इतनी टेंशन किस बात की है। तो उस पर वो बड़े हैरान हो गए कि हैं इसको कैसे पता मेरा रोजा नहीं है। लेकिन मुझे इसलिए पता लग गया था कि मैं थोड़ा, जैसे होता है कि टाइम से पहले मीडिया को पहुंचना होता है, तो मैं टाइम से पहले उनके ऑफिस पहुंच गई थी। और उस वक्त शब्बर जैदी साहब जो थे वो अपने ऑफिस के साथ वाले जो रूम था या ऑफिस था, वहां पे किसी और कुछ और लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इतनी देर में उनका जो सेक्रेटरी था वो बैठ के कड़ 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 बोलता जा रहा था। हालांकि मुझे तो फजूल की बातें करने की कोई आदत नहीं है, लेकिन उनके सेक्रेटरी को थी। उन्होंने बैठ के मुझे सारा बता दिया कि जी शब्बर जैदी साहब का तो रोजा भी कोई नहीं है ना, ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रहे। तो इसलिए जब वो आए तो मैंने कहा सर आपका तो रोजा भी नहीं है, तो क्यों टेंशन ले रहे सर, रिकॉर्डिंग करवा दें। मगर खैर एनीवे, मैं आपको शब्बर जैदी साहब की कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठी। मैं आपको ये बता रही थी कि शब्बर जैदी साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट 1 साल और रह गई होती तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल ही फ्लैट, धड़न तख्ता हो गया होता, मतलब काम खत्म हो गया होता, मतलब ये कि बेड़ा गर्क हो गया होता। लेकिन पूछना ये है कि क्या इमरान खान के पहले बड़ी अच्छी चल रही थी इकोनॉमी? क्या उससे पहले हम पैसे बांट रहे थे लोगों को? क्या उससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी? क्या उससे पहले अमेरिका हमारे आगे हाथ जोड़ रहा था? क्या उससे पहले इंडिया हमसे कर्जा मांग रहा था? मतलब दिया हुआ कर्जा नहीं, मतलब खुद कर्जा मांग रहा था। उससे पहले ऐसे कौन से इकोनॉमी के कारनामे जो थे वो चल रहे थे पाकिस्तान में, जिसको लेकर आप कहें कि जी खान साहब ने आके बेड़ा गर्क कर दिया? ठीक है, माना मैंने, खान साहब ने आके बेड़ा गर्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, यानी बहुत ही जो है वो तबाही मचाई। लेकिन फिर भी सारा क्रेडिट जो है इकोनॉमी को खराब करने का अकेले इमरान खान के ऊपर नहीं डालना चाहिए। इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे भाई लोग भी हैं, ठीक है ना, हमारा डिफेंस बजट भी है जिसमें करप्शन भी है, और करप्शन जो है वो हर लेवल पर है। यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस में भी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में भी है, हमारे भाई लोग में भी है, हमारी एजेंसी में भी है। एक सिर्फ आम पब्लिक है बेचारी जो करप्शन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं। तो इस वजह से आप सर सारा का सारा ब्लेम जो है ना वो खान साहब पे न जाने क्यों डाल रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और जब शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं, जो कि एफबीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं और बाद में जो है वो रिजाइन करके 9-2-11 हो गए थे, क्योंकि कुछ संभाला ही कुछ नहीं गया। वैसे संभाला तो किसी से भी कुछ नहीं जाता पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल अब शब्बर जैदी साहब का ये कहना है कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत अगर 1 साल और रह गई होती तो फिर हम जो है ना बिल्कुल ही, हमारा जो है ना बिल्कुल आप समझे सफा चट हो गए होते हम। लेकिन खैर बचत हो गई, और अब होना तो ये चाहिए कि कहीं ना कहीं से पैसा वैसा हम मांग के ले आए हैं, तो अब उस पैसे को उसी जगह लगाएं जिसके लिए पैसा मांगा गया है, ना कि करप्शन करके और फिर दोबारा से जो अय्याशियां चल रही हैं कि कभी पंजाब गवर्नमेंट तो कभी फेडरल गवर्नमेंट अपने लिए गाड़ियां मंगवा रही है, और उसके बाद कहेंगे कि जी फिर से आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है। तो मुझे तो वैसे ऐसा कुछ होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे अभी मेरे पास न्यूज है, लेकिन मैं खुद नहीं बता रही आप लोगों को, वरना कल क्या करूंगी, जाहिर है ना। तो अब ये कि बाकी न्यूज कल के लिए रखते हैं, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन मत लीजिए। और बाकी इंडिया पाकिस्तान में जो हल्की फुल्की छोटी मोटी चूचू 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 चलती है वो चलती रहे तो अच्छा है। और इसलिए कि उससे बड़ी इंटरटेनमेंट मिलती है। आपको पता है ना, टीवी शोज भी होते हैं, हमारे शोज भी होते हैं, सब कुछ होता है। अगर दोस्ती हो गई, एक दूसरे को कुछ कहने ही छोड़ दिया, तो भाई हम क्या करेंगे? मतलब हम भी वीडियो कैसे बनाएंगे, इंडिया के यूट्यूबर भी वीडियो कैसे बनाएंगे, और यूट्यूबर्स को तो छोड़िए, इंडिया के टीवी चैनल्स और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स क्या करेंगे जब तक हम एक दूसरे को कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन बहरहाल कुछ कहना हो या ना कहना हो, लेकिन हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा कि मोदी जी की एक क्लिप देख विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे
कम में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत। मोदी जी, तो ये थे मोदी जी जो बता रहे थे कि जी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी है कि बहुत जल्द जो है वो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज जो में भारत का नाम आएगा। अच्छी बात है, लेकिन ये कि मोदी जी मतलब हमारे साथ भी कुछ हेलो हाय कर लीजिए ना। मतलब आपको तो पता है हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, और अभी से नहीं शुरू से। लेकिन आप तो मतलब पैसा आते इतना अकड़ गए हैं कि आप तो पाकिस्तान की तरफ देख ही नहीं रहे। अब अगर आप देख लें तो अच्छा है, दोस्ती कर लें तो अच्छा है, ट्रेड कर लें तो अच्छा है, वरना फिर सोच लीजिए हम यहाँ से ना एक करके जितने भी हो सके ना हमसे, हम पाकिस्तानी जो है लड़के लड़कियां बच्चे वो सब उधर भेज देंगे, और उसके बाद जो है वो आप सोच लीजिए कितनी मुश्किल लाइफ हो जाएगी आप लोगों की। तो इसलिए मैं अभी से कह रही हूँ, क्योंकि आधे लोगों को तो आप और आपके दोस्त और आपके मीडिया के लोग और आपके टीवी चैनल्स और आपके यूट्यूबर्स जो है वो कहेंगे ये तो जासूस है। हाँ जी, लेडीज को भेजना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। हाँ ऐसा ही है, हमारे भी एक दोस्त आज बहुत जोर जोर का चिल्ला रहे थे अपने चैनल के ऊपर, मैंने देखा। तो वो बार बार कह रहे थे कि जी ये फीमेल्स जो है ना इनको इस्तेमाल किया जाता है जी स्पाई के लिए। हाँ जी बिल्कुल, उनका ये ना जासूस होती है। तो इस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने आधा वीडियो देख लिया उनका, आधा मैं अपनी रिकॉर्डिंग करने के बाद देख लूंगी। लेकिन ये कि इतनी बुराइयां वो कर रहे थे ना हमारी कि हम क्या बताएं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप दोस्ती कर ले तो फिर हमें इस तरह से लोगों को वहां नहीं भेजना पड़ेगा। वैसे हर कोई जो है ना, मैं अपने उस दोस्त से कहना चाहती हूँ कि जी हर कोई जो है ना वो जासूस नहीं होता। कुछ लोग अच्छी नीयत से भी आते हैं, कुछ लोग दोस्ती में भी आते हैं, कुछ लोग मोहब्बत में भी आते हैं। इसलिए आप ये मत समझें कि पाकिस्तान से कोई भी अगर हिंदुस्तान जा रहा है तो वो जासूसी करने ही जा रहा है, बल्कि जासूसी करने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिए और इतना भी नेगेटिव ना सोचिए। हम लोग बहुत अच्छे हैं, एक बार आजमा के तो देखिए। लेकिन बात सारी ये कि आजमाए हुए तो हम बहुत पहले के हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते ही हैं कि कभी उड़ी और कभी पुलवामा, कभी वो क्या था यार, कारगिल अभी जो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम सुधर गए। अब हमने सोचा है कि अब हमें सुधर जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई और, सुधरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के साथ हमें जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और हिंदुस्तान को हमारा हाथ फटाफट पकड़ लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी जी थोड़ा सा अच्छा भी सोच लीजिए। और हमारे ऐसा खैर आप अपनी कंट्री के लिए तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इकोनॉमी हम भी दुआ करते हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड की टॉप 3 में पहुंच जाए। और अभी से आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और हम मजीद आपकी तरक्की के लिए दुआ करेंगे, इसलिए कि और तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, तो सर थोड़ा दिल बड़ा कीजिए मोदी जी, और पाकिस्तान के साथ ट्रेड का ओपन कीजिए और बातचीत कीजिए, और एक मौका दीजिए दोबारा हम लोगों को कि हम जो है एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दे सके। मेरा ख्याल है मोदी जी कुछ कह रहे हैं मुझे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एक तो पता नहीं मोदी जी को आवाज कहाँ से चली जाती है हमारे रोने की। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आवाज चली गई है तो मोदी जी थोड़ा ख्याल ही कर लीजिए। लेकिन खैर अब हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मेरी ढेर सारी दुआएं हमारे सब दोस्तों के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।